वो अपने फ्लैट में लड़खड़ाते हुए घुसी। फ्लैट में काफी अंधेरा था। लाइट का स्विच चालू करते ही पूरे फ्लैट में रोशनी हो गई थी। महुआ सोचों में गुम थी। उसके ललाट पर पड़ी गहरी सिलवटें साफ जाहिर कर रही थी कि कुछ ऐसा था जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने बाथरूम में गई। उसने अपने मुंह पर बार बार पानी के छींटे मारे, परंतु आज शायद ठंडा पानी भी उसके मन की आग को शांत नहीं कर पा रहा था, बल्कि आग में पेट्रोल का काम कर रहा था। उसने अपना चेहरा आईने में देखने से पहले अपनी आंखें आईने की तरफ की। तब उसे अपनी आंखों में पुतलियों की जगह सिर्फ खून ही नजर आया। उसकी पूरी आंखें एकदम लाल थी। उसके गले से एक बहसियत भरी गुर्राहट निकली। उससे उसके मुंह के दांत दिखे। वो इंसान तो किसी भी जरिए से नहीं दिख रही थी। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी इंसान मेरे पंजों से नहीं बच सकता। तुम कैसे बच गए परीक्षित? मैं शिकार की तलाश में आज निकली और तुम मुझे मिले। तुम्हें मैंने मदद की पेशकश की और कार खराब होने का बहाना करके कार रोक दी। बारिश में तुम्हें बहाने से बाहर निकाला और खुद भी निकलकर भींगी। उस मकान में तुम्हें अपनी सुंदरता में फंसाने की कोशिश की, परंतु तुम ना फंसे। क्यों ना फंसे? तुम्हें फंसना चाहिए था ना। मैं तुम्हें मारने की कोशिश किए जा रही थी, पर मार ना पाई। क्यों? तुम हो क्या? एक तुच्छ इंसान, और मैं एक शक्तिशाली और श्रेष्ठ जीव। तुम्हारी मेरे आगे बिसात ही क्या, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे आगे कमजोर पड़ गई। मैं महुआ कमजोर पड़ गई, तुम्हें मार ना पाई। क्यों? हर क्यों के साथ महुआ ने अपना सर गुस्से से शीशे पे दे मारा और हर बार के साथ शीशा चकनाचूर होता रहा। जब महुआ ने अपना सर उठाया तो उसका पूरा चेहरा उसके ही खून से भरा हुआ था। उसको ललाट पर काफी चोट आई हुई थी, परंतु फिर भी उसके चेहरे पर हिंसक भाव ना आए थे। तुम्हें मरना ही होगा परीक्षित, मरना ही होगा। तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगी। कोई भी मेरी कमजोरी नहीं बन सकता, तुम भी नहीं। अब से तुम ही मेरा शिकार हो और तुम्हें अपने हाथों से चीर कर मैं तुम्हारे रक्त से अपनी रक्त पिपासा शांत करूंगी। महुआ पूरी तरह आपा खो चुकी थी। उसका गुस्सा चरम पर था। उस गुस्से ने उसका पहले से चोट की वजह से विकृत हो रखा चेहरा और भी विकृत कर दिया। ये गुस्सा परीक्षित द्वारा उसकी सुंदरता का गुलाम ना बनने के कारण था, या महुआ को परीक्षित से प्यार हो गया था और वो उसे मार ना पा रही थी इसलिए, पता नहीं। परंतु अब शायद शहर में बड़ी तबाही छिड़ने वाली थी और इसका परीक्षित को सपने में भी गुमान न था कि वो कितनी भयानक मौत से बचा है। इधर कमल ट्रेन में बैठा अपनी सोचों में गुम था। उसे पुराने दिन याद आ रहे थे जब वल्लरी ने अपना आतंक फैलाया था और बड़ी मशक्कत के बाद उसे रोका गया था। सिवाय कमल के कोई नहीं जानता था कि उसके बाद उसका क्या हुआ। आज इतिहास अपने को दोहरा रहा है। वो ताबीज जो वल्लरी ने महुआ को पहनाया था, वो उसका सबसे शक्तिशाली ताबीज था जो वो साल में एक बार ही बना सकती थी। वो हर शक्ति की काट थी, इसलिए महुआ को कमल के जरिए पहनाया गया ताकि महुआ कभी भी अपने ताकतवर रूप में ना आ पाए। उस ताबीज को कोई खोल नहीं सकता था, खुद महुआ भी नहीं। परंतु जाने कैसे वो खुल ही गया और अब यहाँ तबाही मच रही है। कमल को ही उसे रोकना होगा। वो कोई चुड़ैल या देवी होने से पहले उसकी बेटी है, उसकी प्यारी महुआ। कमल को पूरा यकीन था कि वह ही उसे रोक पाएगा। लता को उसने साथ आने से मना कर दिया। उसने अकेले ही यहाँ आने का फैसला किया। अब वो अपनी बेटी को ढूंढेगा और उसे किसी तरह यहाँ से वापस ले जाएगा। कमल बहुत बड़ा सर्जन था। वो समय समय पर सरकार और जनता को अपनी सेवाएं देता रहता था। जब ट्रेन गंतव्य तक पहुंची तब वहां कमल को लीवा ले जाने के लिए बहुत से सरकारी मुलाजिम आए हुए थे। उन्होंने बिना देर किए कमल को साथ लिया और उनकी गाड़ी डाक बंगले की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में कमल की सोच और गाड़ी दोनों को झटका सा लगा और वो रुक गई। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोकी? कमल ने माथत से पूछा। जवाब आया, साहब आगे कोई आदमी है जो अचानक सामने आकर रुकने के लिए बोल रहा है, मैं पता करता हूं। ड्राइवर गया उस आदमी के पास और जल्दी ही लौट कर आया और बोला, साहब आगे एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कोई बुरी तरह घायल हुआ है। तुरंत मेडिकल सहायता नहीं मिली तो मर भी जाएगा, इसलिए हमारी गाड़ी पर डॉक्टर का निशान देखा
तो इस गाड़ी को रुकवाया है। कमल तुरंत गाड़ी से उतरा और जाकर उस मरीज को देखने लगा। उसके माथा तुरंत उस मरीज का खून रोकने में जुट गए, परंतु उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण और निदान किसी को समझ नहीं आया। सब परेशान हो गए, क्योंकि इस तरह तो अस्पताल ले जाने तक रास्ते में ही वो मर जाएगा। कमल ने उस मरीज को देखा और बिना देरी किए एक छोटा सा चीरा ब्लेड से उसके गले के नीचे लगाया और उसके सीने को दबाया। तुरंत चमत्कार हुआ, उस आदमी की सांसें दुरुस्त चलने लगी और खतरा कुछ कम हुआ। उसको अस्पताल रवाना करके कमल अपने माथालों के साथ डाक बंगले में पहुंचा। इधर धनराज को अस्पताल में होश आया। उसके गुमास्ते और चमचों की वहां भीड़ लगी थी। बेचारे डॉक्टर की कोई सुन ही नहीं रहा था, ना ही डॉक्टर कुछ विशेष बता पा रहा था। धनराज को याद आया कि वह अपने दफ्तर जा रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी गाड़ी को किसी ट्रक ने जानबूझकर उड़ाया था। जरूर उसके किसी व्यापारिक दुश्मन का काम था। उसके बाद उसने खुद के सर को किसी चिपचिपी जगह पर महसूस किया, शायद वो उसी का खून हो, और उसकी आंखें मुंदती चली गई, जो अब आकर खुली है। उसे उसके साथियों ने बताया कि कैसे एक डॉक्टर ने चमत्कारिक तरीके से उसकी सांसें चलाकर उसकी जान बचाई, वरना वो अब तक मर चुका होता। धनराज ने तुरंत अपने आदमियों को उस डॉक्टर का पता लगाने को बोल दिया। देखिए सर, मैंने जो कुछ भी किया वह मेरा फर्ज था। मेरे फर्ज को गड्डियों से तौलना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपकी जगह कोई ऊपर वाले का बंदा भिखारी भी होता तो उसे भी मैं यूं ना छोड़ता और बचाने की कोशिश करता। कमल धनराज के आगे बैठा था और उसके आगे धनराज के आदमियों ने 2000 की गड्डियों से बड़ी ब्रीफकेस रख दी थी, जो कमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। फिर भी कमल ने अपनी वाणी और क्रोध पर पूरा संयम रखा। धनराज की अमीरी और प्रभाव का उसने जरा सा भी ताव न खाया था। इतने में धनराज का एक चमचा, जो किसी पगलाए सांड की तरह दिखता था, अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते तैस में आकर बोला, ए डॉक्टर, मालिक तुम्हें इज्जत दे रहे हैं और तू उनकी तुलना किसी भिखारी से कर रहा है। तूने मालिक की जान बचाई, तब मालिक तुम्हारा एहसान उतारना चाह रहे हैं, वरना मालिक को कोई कमी नहीं है तेरे जैसे डॉक्टर की। ऐसा कहते हुए तैस में उसने कमल के कंधे पर हाथ रख दिया। कमल, जो कि खुद एक जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट था और उसने वो गांव वालों के साथ बल्लड़ी से लड़ाई की थी, उसने उसका अनुभव किसी सीढ़ी पर चढ़ा दिया था। वो धनराज का चमचा बेचारा ये जानता नहीं था। कमल ने बिजली की तेजी से उसके कलाई की एक नस दबा ली। वह गुंडा बुरी तरह दर्द से बिलबिलाने लगा और घुटनों पर आ गया। कमल ने दांत पीसते हुए कहा, सुन बे, तू नहीं जानता, मेरे गांव में तुझसे भी कहीं ज्यादा मोटे सांड हैं और हम उनको बिगाड़ कर उनके साथ खेलते हैं। मेरे गांव का सिकिया पहलवान भी अगर तुझसे भिड़ गया ना, तो तुझे तेरे सारे बाप की याद दिला देगा। तुझ जैसे अनपढ़ को जब इतना चमचागिरी का घमंड है, तो सोच मेरे जैसे डिग्री जिसने मेहनत करके हासिल की हो, उसे कितनी घमंड होगी। आइंदा ना गली के बच्चे को धमकाना, समझा या और समझाऊं? फिर धनराज की ओर पलटते हुए, धनराज जी, आप अब स्वस्थ हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है, परंतु यकीन मानिए मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था। आप ये पैसे गरीब की भलाई के लिए लगा दें तो आपको पुण्य मिलेगा। ऐसा कहते हुए कमल तेजी से वहां से निकल गया। धनराज कभी फर्श पर घुटने टिकाए रोते हुए उस मुस्टंडे को, तो कभी दरवाजे को जिससे कमल निकल रहा था, देखता रह गया। इन झुग्गी बस्तियों की हालत काफी चिंताजनक है। सभी नेता लोग चुनाव में लंबे चौड़े भाषण देने आते हैं, पर बाद में कोई नहीं आता। बिल्डर्स यहाँ इस ताक में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब ये लोग इन लोगों को हटाकर यहाँ अपना कब्जा करें, परंतु इनको वादे करने के बजाय इनकी स्थिति सुधारने पे कोई जोर नहीं देता। इनको उचित सफाई, मेडिकल, एजुकेशन उपलब्ध करने का कोई नहीं सोचता। बस जो भी आता है और यही कहता है कि उनको हटाकर उसके लिए नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, जबकि इन लोगों को बिल्डिंग्स में नहीं बल्कि मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। मैं पृथा, CBN न्यूज से कैमरामैन सुदीप के साथ। पृथा झुग्गी बस्ती में अपने न्यूज चैनल के लिए रिपोर्टिंग कर रही थी कि एक औरत दौड़ते हुए उसके पास आई। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। पृथा को उसकी हालत देखकर गड़बड़ का एहसास हुआ। वो औरत हाँफते हाँफते
कहीं इशारा कर रही थी। उसकी हालत बोलने लायक न बन रही थी। प्रथा उसको लेकर उस ओर चल पड़ी जहां उस औरत का इशारा था। वो दोनों जल्द ही एक बड़ी गोदाम तक पहुंच गए कि तभी वहां बाहर से कुछ लोग आ गए और उन्हें घेर लिया।